morning, students. Myself, JVN Dr. Vinod Kumar Swami, Associate Professor, Department in Kumar Bharte. Today we are discussing about neonatal jaundice. This condition is very common in neonates. Thus, we all say hyperbilirubinemia. That means hyper excessive level of bilirubin in blood, that called hyperbilirubinemia. In our body, bilirubin are two types, that is direct and indirect bilirubin, that totally called total bilirubin. First, all of we know what is bilirubin. Bilirubin is a product of hemolysis in our body. जब भी हमारी बॉडी में हेमोलाइसिस होता है तो हमारी आरबीसी जैसे ही डैमेज होती हैं, आरबीसी टूटती हैं. आरबीसी की हम यदि बात करें, आरबीसी का जो मेन कंटेंट है दैट इज हीमोग्लोबिन. इसके कारण ही आरबीसी का जो कलर है वो रेड होता है. अब ये जब बेबी पैदा होता है उस समय कुछ कंडीशंस ऐसी रहती हैं कि हमारी जो नंबर ऑफ आरबीसी हैं वो ज्यादा डैमेज होती हैं. आरबीसी के ज्यादा डैमेज होने से ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में ये आरबीसी जब टूटती है तो इसका जो एक पार्ट है हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है, और ये हीमोग्लोबिन भी आगे चल के दो भागों में टूटता है, हीम प्लस ग्लोबिन. ग्लोबिन इज ए प्रोटीन जिसको बॉडी काम में ले लेती है, और जो हीम पार्ट है हमारा, इस हीम पार्ट पे एक एंजाइम क्रिया करता है. दिस इज हीम ऑक्सीजनेज. हीम ऑक्सीजनेज की रिएक्शन के द्वारा ये आयरन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस बिलवर्डिन तीन अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं. आयरन बॉडी के लिए वापस प्लाज्मा में जाके आरबीसी फॉर्मेशन में मदद करता है. CO गैस जो भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाती है, और जो बिलवर्डिन है, इस बिलवर्डिन में फिर एक एंजाइम की रिएक्शन होती है. दिस इज बिलवर्डिन रिडक्टेज. बिलवर्डिन रिडक्टेज बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देता है. बिलवर्डिन इज कन्वर्टेड इन बिलिरुबिन बाय रिडक्टेज एंजाइम. यहां पे एक रिडक्शन हो जाता है. रिडक्शन होने से बिलिरुबिन बनता है. अब हमारे पास ये जो बिलिरुबिन मिला है, दिस इज अनकॉन्जुगेटेड. अब हमें जानना जरूरी है कि व्हाट इज कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड. जो मॉलिक्यूल बॉडी में फैट के साथ जो सोल्यूबल्स होते हैं दैट इज अनकॉन्जुगेटेड, जो वाटर सोल्यूबल होते हैं दैट इज कॉन्जुगेटेड. जो हमारे को जो बिलिरुबिन अभी प्राप्त हुआ है, दिस इज अनकॉन्जुगेटेड, दैट मीन्स इज फैट सोल्यूबल. जो भी कोई कंटेंट फैट सोल्यूबल्स होते हैं वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाते हैं, वो ब्लड सर्कुलेशन में रहते हैं. अब यहाँ पे ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हमारे को मिला है, यहाँ ये एक प्रोटीन के द्वारा ये सीधा पहुंचता है लीवर में, और लीवर में भी कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती है. अब ये लीवर इसको अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेट में चेंज कर देता है. दिस इज कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन. अब ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कैसे बनता है, उसके पीछे एक एंजाइमेटिक रिएक्शंस है. एंजाइम चाहिए हमें, और एंजाइम है दैट इज ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम. ये ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करता है, बिलिरुबिन जो हमारा अनकॉन्जुगेटेड या इनडायरेक्ट जो बिलिरुबिन था हमारा, ये बिलिरुबिन के साथ ग्लूकोरोनिक एसिड अटैच होता है, और उपस्थिति है एंजाइम की इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम, और ये बन जाता है बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनिल, और that is conjugated molecule.
लीवर के द्वारा जो हमारे को बिलिरुबिन प्राप्त हुआ है, ये बिलिरुबिन अब कॉन्जुगेटेड हो गया है। कॉन्जुगेटेड का मतलब है कि दैट इज वाटर सोल्यूबल। जो भी बॉडी में वाटर सोल्यूबल कंटेंट होते हैं, किडनी के द्वारा या हमारे स्टूल के माध्यम से बॉडी से बाहर चले जाते हैं, इसलिए बिलिरुबिन का लेवल ज्यादा नहीं बढ़ता है। अब ये एक नॉर्मल बिलिरुबिन का प्रोडक्शन है। अब दिक्कत क्या होती है, न्यूनेटल जॉन्डिस में हमारा बेबी अभी भी पैदा हुआ है, उसमें बिलिरुबिन का लेवल कैसे बढ़ता है ये जानना हमारे लिए सबसे जरूरी है। फर्स्ट इज ओवर प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन। पहला जो खोज है ओवर प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन, उसके पीछे हम चलते हैं क्या कारण है। बिलिरुबिन बनने के पीछे कारण है कि जो अडल्ट की जो आरबीसीज है उसका जो लाइफ स्पान है 120 डेज होता है, जबकि जो हमारा न्यूबॉर्न है उसकी जो आरबीसी है उसका जो लाइफ स्पान है ओनली 80 डेज सॉरी। तो 80 डेज है तो लाइफ स्पान इसका कम है, इसलिए ज्यादा क्रेक होती है। नंबर सेकंड कंडीशन इज पॉलीसाइथेमिया। नंबर ऑफ आरबीसीज की संख्या न्यूबॉर्न में ज्यादा होती है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन यूट्राइन लाइफ। समटाइम कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती है, यदि मदर आरएस नेगेटिव है और बेबी यदि आरएस पॉजिटिव है समटाइम्स, उस स्थिति में आरएच आइसोमराइजेशन के कारण नंबर ऑफ आरबीसी ज्यादा डैमेज होती है। नंबर ऑफ आरबीसी ज्यादा डैमेज होने से नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में और वहां पे बिलिरुबिन का लेवल एक्सेसिव हो जाता है। तो फर्स्ट थिंग इज ओवर प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन। समटाइम डिलीवरी के समय दिस इज सेफेलोहेमेटोमा, जो स्कल है स्कल के ऊपर एक्युमुलेशन ऑफ ब्लड दैट इज कॉल्ड इट सेफेलोहेमेटोमा। इसके कंडीशन के कारण भी बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है। कुल मिला के कोई भी कंडीशंस ऐसी हो जिसमें नंबर ऑफ आरबीसी ज्यादा डैमेज होती हैं। समटाइम अदर कंडीशन इज क्रिगलर नेजर सिंड्रोम। इस सिंड्रोम की कंडीशन में भी हीमोग्लोबिन ज्यादा टूटता है, उस स्थिति में भी बिलिरुबिन का लेवल ज्यादा बढ़ता है। आपके थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हमारी जो आरबीसीज है जल्दी डैमेज हो जाती है। नंबर ऑफ आरबीसीज के ज्यादा डैमेज होने से बिलिरुबिन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो फर्स्ट थिंग इज कोज इज ओवर प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन एंड सेकंड अनदर इज अनकॉन्जुगेशन। किसी भी कारण से हमारा जो बिलिरुबिन बॉडी में बन रहा है वो अनकॉन्जुगेट ही रह जाता है, कॉन्जुगेट नहीं हो पाता। उसके पीछे कारण है कि जो बेबी है, बेबी का लीवर एट बर्थ मेच्योर नहीं होता। बेबी इज फिजियोलॉजिकली और एनाटॉमिकली वो इमेच्योर होता है। इमेच्योर होने के कारण हमारा लीवर पूरी तरह से मेच्योर नहीं है। तो लीवर का काम है अनकॉन्जुगेट को कॉन्जुगेट करना। तो लीवर प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं है, प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं होने से वो कॉन्जुगेशन नहीं कर पाता। कॉन्जुगेशन जब नहीं होता तो बॉडी से बाहर नहीं जा पाता। और थर्ड कंडीशन इज एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, इंक्रीज हो जाता है। एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन इंक्रीज है थर्ड कंडीशन इज। तो एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन का कहने का मतलब क्या है कि जब हमारी बॉडी ये जो लीवर है, इस लीवर में टू लोब्स है, लेफ्ट लोब एंड राइट लोब। यहां से दो प्रकार की अलग अलग नलियां निकलती हैं, दैट इज लेफ्ट हेपेटिक डक्ट एंड राइट हेपेटिक डक्ट, मिलकर कॉमन बाइट डक्ट बनाती हैं, कॉमन हेपेटिक डक्ट। यहां से पास में आपकी सिस्टिक डक्ट है जहां पे हमारी बॉडी में गॉल ब्लैडर है, जहीं बिलिरुबिन स्टोर रहता है। और गॉल ब्लैडर से जो सिस्टिक डक्ट है वो कॉमन हेपेटिक डक्ट से मिलकर बाइल डक्ट का निर्माण करती है। और ये बाइल डक्ट हमारी जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो ड्यूडेनल पार्ट है, वाटर ऑफ एम्पुला के माध्यम से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल जाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि लीवर में जो भी बिलिरुबिन बन रहा है वो बिलिरुबिन हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच रहा है। अब इंटेस्टाइन में कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि बेबी जब एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली मैच्योर नहीं है, बेबी यदि हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है तो वो बेबी
हमारा यहाँ पे ओरली फीडिंग नहीं करता है। जब ओरली फीडिंग नहीं करता है तो उसकी जो इंटेस्टाइन है वो इंटेस्टाइन एकदम स्ट्राइट रहती है। हमारे इंटेस्टाइन में कुछ लैक्टोबैसिलस रहते हैं। दिस इज हेल्पफुल बैक्टीरिया फॉर आवर बॉडी। तो बेबी 9 महीने मदर के यूट्रस में रहा है, इसलिए उसके इंटेस्टाइन में कोई भी बैक्टीरियाज नहीं होते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल है। जब बेबी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करता, जो बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हैं उनके जॉन्डिस होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अब हमने देखा कि ये जो बिलिरुबिन हमारे पास यहाँ आया इंटेस्टाइन, वो वापिस एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, एक सर्कुलेशन और होता है, जो भी हम जो भी खाना खाते हैं, आहार का जो सम्यक पाचन होता है उसका वापिस रीअब्जॉर्प्शन लीवर के लिए वापिस पहुंच जाता है। तो ये ड्यू टू लैक ऑफ बेसिलस ये हमारा बिलिरुबिन यहाँ पे टूट नहीं पाता है। नहीं टूटने से वापिस जो हमारा एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन है वो रीअब्जॉर्ब होके वापिस लीवर को चला जाता है। जहां से बिलिरुबिन आया वापिस वहीं बॉडी में पहुंच जाता है। इसलिए ये भी एक कोज है। दिस इज एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमने 3 मेजर कोज की बात करी जिससे शरीर में पैथोलॉजी डेवलप होती है। अब हम बात करें कि साहब ये बिलिरुबिन है क्या, इसका नॉर्मल लेवल क्या है। हमने कहा कि बिलिरुबिन 2 प्रकार का है। दिस इज डायरेक्ट बिलिरुबिन, जिसका जो नॉर्मल लेवल होता है 0.1 मिलीग्राम से 0.3 मिलीग्राम पर डीएल। दैट मीन्स 100 ml ब्लड में इतना बिलिरुबिन का लेवल होता है। जबकि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है उसका लेवल शरीर में ज्यादा होता है, 0.2 से 0.6 तक या 7 तक रहता है ये। जब हम टोटल बिलिरुबिन की हम बात करें, टोटल बिलिरुबिन बॉडी में 0.3 मिलीग्राम से लेके 0.1 mg पर डीएल तक, दैट इज नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिलिरुबिन। अब ये हाइपर बिलिरुबिनीमिया कब कहलाएगा और कब बच्चों में ये शो होता है? न्यूबॉर्न में जब इसका लेवल 5 mg पर डीएल से यदि ज्यादा हो जाता है बॉडी में, ये हमें क्लिनिकली शो हो जाता है। भाई लैब में टेस्ट करवाते हैं जब तो दिखता है, लेकिन हम क्लिनिकली उसको पहचान सकते हैं। यदि 5 mg पर डीएल से यदि लेवल ज्यादा है तो बेबी के सबसे पहले फोरहेड में आपको जॉन्डिस दिखाई देगा। दैट मीन्स येलोइश स्किन। जॉन्डिस का मतलब यही है आपकी जो त्वचा है उस त्वचा का रंग येलो हो जाता है। और ये जो पैटर्न है किसी भी जॉन्डिस के लिए, दिस इज सीफेलोकोडल पैटर्न। सीफेलोकोडल पैटर्न, दैट मीन्स सीफेलो का मतलब हेड, ये हेड से शुरुआत होता है और कोडल का मतलब आपका जो लोअर पार्ट है ट्रंक का, हेड टू लोअर लिम्स की तरफ ये बढ़ता है। तो आपको फोरहेड पे सबसे, दिस इज फोरहेड, फ्रंटल बोन का जो स्किन है यहाँ पे आपको दिखाई देगा, स्क्लेरा ऑफ आईज, टिप ऑफ द नोज और बेस ऑफ द टंग, या यूं कहें फ्रेनुलम वाला पार्ट है टंग का, वहां पे ये दिखाई देता है। ये आप यहाँ पे क्लिनिकली पहचान सकते हैं। फिर यदि हम जो लेवल बढ़ेगा मोर देन 5 तो वो आपके ट्रंक पे आ जाता है। ट्रंक को भी आप प्रेस करके देखिए। इसका पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप फोरहेड पे एक थंब रखिए और थंब को कंप्रेस करिए। जैसे ही आप कंप्रेस करेंगे तो वहां पे कैपिलरी जो है वो खाली हो जाती है। जब आप उसको वापस छोड़ते हैं तो कैपिलरी रिफिल होती है। उस समय आप देखेंगे कि वहां का जो कलर है वो येलोइश है। येलोइश कलर ड्यू टू बिलिरुबिन, ये आप नोट कर रहे हैं। इसी को हम पहचानने के लिए तरीका बता रहे हैं बेटा, एक सिंपल सा। आपको किसी भी टेस्ट करवाने की आवश्यकता नहीं है। एक साइंटिस्ट है क्रेमर, जिन्होंने एक क्रेमर्स क्राइटेरिया दिया है जिसके द्वारा हम इजीली पहचान सकते हैं कि इसका लेवल क्या है। ये कह रहे हैं कि यदि ओनली हेड लेवल पे है, ओनली हेड है, ये यूं कहीं ऊर्ध्व चतुर्गत है, तो आप इसको मान के चलिए कि दैट इज लेवल इज 5 mg पर डीएल। जब ये अपर ट्रंक या कहीं चेस्ट पे है, अपर ट्रंक ऑब्लिक चेस्ट पे आपको यदि दिखाई देता है, दैट मीन्स 10 mg पर डीएल, ये लेवल आपको देखने को मिलेगा। फिर हम कहें दैट इज लोअर ट्रंक एंड थाई। यदि आपको थाई पे या लोअर ट्रंक या अपडाउन वाले रीजन पे भी यदि येलोइश कलर दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स लेवल ऑफ 15 mg पर डीएल। और आपको दिखाई दे रहा है पूरी एक्सट्रीमिटीज में, जब अपर एंड लोअर दोनों एक्सट्रीमिटीज में दिखाई दे रहा है, बिलो एल्बो एंड बिलो नी जॉइंट, तो दैट मीन लेवल ऑफ 15 mg पर डीएल। एक्सट्रीमिटीज यहाँ बोथ है, अपर एंड लोअर। अब यदि आपको लास्ट हम बात करें पाम एंड सोल, हथेली और तलुओं पे भी यदि आपको दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स लेवल ऑफ 50 mg पर डीएल। एक सिंपल सा क्राइटेरिया जो आप पहचान सकते हैं,
किसी भी प्रकार की आपको लैब में जाने की आवश्यकता नहीं है। एक सिंपल सा तरीका, क्रेमर्स क्राइटेरिया, दैट इज लेवल 5, 10, 12 और 15 और मोर देन 50 mg/dl। आज के लिए इतना ही, बाकी जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।